गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरी आवाज आ रही है और ये स्क्रीन की शेयरिंग हो रही है? गुड मॉर्निंग मैम जी, आ रही है गुड मॉर्निंग। आवाज। स्क्रीन शेयर हो रहा है? स्क्रीन की शेयरिंग हो रही है? यस मैम। ओके 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 ओके, थैंक यू। ठीक है, टुडेज टॉपिक इज राइटिंग एज अ प्रोसेस। तो पहले जो हमारी क्लासेस हुई है उसमें हम लोग जो है इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज के जो स्किल्स हैं उसके बारे में पढ़ रहे थे। इसमें हम लोग लिसनिंग स्किल्स, इसमें हम लोग लिसनिंग स्किल के बारे में पढ़ा था। ठीक है, फिर उसके अलावा आज हम लोग पढ़ेंगे राइटिंग स्किल। ठीक है, राइटिंग एज अ प्रोसेस। तो ये जो राइटिंग की जो स्किल है वो एक सिंगल स्किल नहीं है, बट कॉम्बिनेशन ऑफ लॉट ऑफ स्किल्स, जिसमें बहुत सारे स्किल्स शामिल होते हैं। तो जब आप लोग अपना सिलेबस देखे होंगे तो उसमें होगा कि यदि राइटिंग को बांटा जाए तो कितने तरह के होते हैं, तो दो तरह के होते हैं। एक कंट्रोल्ड एंड गाइडेड राइटिंग होता है, मतलब जिसमें कि आप अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से, अपने विचारों को अपनी तरह से आप प्रदर्शित नहीं कर सकते कॉपी पे, या फिर कहीं भी आप रिटन में नहीं लिख सकते। तो आपको कहीं ना कहीं से गाइडेंस मिला होता है और आप कंट्रोल होते हैं, नियंत्रित होते हैं। आप अपने मन के विचारों को एज इट इज आप नहीं रख सकते। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोल एंड गाइडेड राइटिंग। जैसे वो भी बहुत तरह के होते हैं कंट्रोल और गाइडेड राइटिंग, जैसे कि कन्वेइंग इंफॉर्मेशन, जैसे कि आपको पोस्टर्स हो, नोटिस हो, फिर किसी प्लेस का डिस्क्रिप्शन, पर्सन के बारे में बोलना हो कुछ, ठीक किसी चीज के बारे में, तो आप अपनी तरह से अपने अनुसार नहीं बोल सकते। आप कहीं ना कहीं गाइडेड होते हैं उस पर्सन के द्वारा, उस थिंग के द्वारा, या फिर उस प्लेसेज के बारे में आप अपने अनुसार कुछ भी नहीं लिख सकते। ठीक है, दूसरा होता है कि आप कोई एडवर्टाइजमेंट बना रहे हैं, कोई आर्टिकल्स लिख रहे हैं प्रचार प्रसार के लिए, दूसरे को परस्यूएट करने के लिए, दूसरे को प्रभावित करने के लिए, तो वो भी आप कंट्रोल राइटिंग होती है। आपको उसी ढंग से लिखना होगा जैसे कि, ताकि आप दूसरे को, हेलो, ठीक है, तो उसको परस्यूडिंग अदर्स के लिए भी, जैसे एडवर्टाइजमेंट हुआ, आर्टिकल्स लिखना हो, तो वो सारे भी कंट्रोल राइटिंग होते हैं। फिर होता है मेंटेनिंग सोशल रिलेशन, जैसे कि आप इनविटेशन लिख रहे हैं, लेटर्स लिख रहे हैं, तो आपने देखा ही होगा कि लेटर के भी फॉर्मेट होते हैं। चाहे वो आप फॉर्मल लेटर लिखे तब इनफॉर्मल लेटर, आपको उस फॉर्मेट में लिखना होता है, उस अनुसार लिखना होता है। तो आप कहीं ना कहीं गाइडेड होते हैं, कंट्रोल्ड होते हैं। फिर दूसरा होता है राइटिंग एक प्रक्रिया के रूप में, जैसे कि राइटिंग एज ए प्रोसेस की हम लोग बात कर रहे हैं, ये एक क्या है, कंट्रोल एंड गाइडेड राइटिंग है। इसमें क्या होता है कि आपको राइटिंग के से पहले बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जिससे आपको गुजरना है। फिर आपको उस राइटिंग के समय भी बहुत सारी चीजें ध्यान में रखनी है। फिर राइटिंग कंप्लीट करने में स्टेप वाइज स्टेप आपको बढ़ना है। राइटिंग एज ए प्रोसेस, ये एक टाइप का कंट्रोल एंड गाइडेड राइटिंग, इसके बारे में चर्चा करते हैं। उससे पहले बता देते हैं कि जैसा आप लोगों ने बताई हूँ अभी कि राइटिंग दो तरह के होते हैं, एक कंट्रोल एंड गाइडेड राइटिंग और दूसरा फ्री राइटिंग। कंट्रोल एंड गाइडेड में क्या होता है कि आप कंट्रोल्ड होते हैं, गाइडेड होते हैं, कि आप अपने अनुसार अपने विचारों को, अपने जो थॉट्स है, अपने फीलिंग्स है, अपने नॉलेज को एज इट इज अकॉर्डिंग टू यू आप उसको नहीं लिख सकते टेक्स्ट के रूप में। आपको कहीं ना कहीं से गाइडेंस मिला होता है, आपको इसी तरह से लिखना है, आपको वही चीजें लिखना है जो कि ट्रू है, या उस पर्सन के रिगार्डिंग, उस प्लेस के रिगार्डिंग, उस थिंग के रिगार्डिंग। दूसरा होता है फ्री राइटिंग। फ्री राइटिंग में क्या होता है कि आप बिल्कुल फ्री होते हैं, आप अपने फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए। जैसे कि आप डायरीज लिखते हैं खुद की अपनी, तो आपको कहीं से कोई गाइडेंस नहीं मिला होता है, कोई कंट्रोलिंग पावर नहीं होता है। आप अपनी डायरी अपने स्वेच्छा से, अपने मनोभावों को आप उसको अपने अनुसार, अपने जो एक्सप्रेशंस हैं उसको आप लिखते हैं। ठीक है, ईमेल लिखना हो, एसएमएस लिखना हो, कोई फॉर्मेट नहीं होता, आप उसको एज इट इज अपने मन से लिखते हैं। जैसा आपके मन में विचार आ रहे हैं, जिस तरह का मन हो वैसे लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्री राइटिंग। तो राइटिंग दो तरह के हुए, कंट्रोल राइटिंग एंड फ्री राइटिंग।
तो राइटिंग एज ए प्रोसेस जो है वो एक कंट्रोल एंड गाइडेड राइटिंग। तो जहां भी राइटिंग एज ए प्रोसेस की बात हो रही है तो इसमें दो वर्ड्स है, राइटिंग एंड प्रोसेस, ठीक है। तो प्रोसेस का मतलब होता है कि कोई भी चीज, कोई भी काम यदि आप कर रहे हो और वो एक ड्यूरेशन में खत्म होता है, एक टाइम पीरियड में खत्म होता है, ठीक है, उसके लिए एक टाइम की बाउंडेशन होती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोसेस। प्रोसेस मतलब प्रक्रिया, जो चीज आपकी चल रही है, टाइम के अनुसार आगे बढ़ रही है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रक्रिया। तो राइटिंग एज ए प्रोसेस, राइटिंग जो है एक प्रक्रिया के रूप में, ठीक है। तो ये क्या है, गाइडेड एंड कंट्रोल राइटिंग। जब आप कोई रिसर्च पेपर लिख रहे होते हैं, या फिर आपको किसी चीज पर एसे लिखना होता है, किसी चीज पर नोट्स बनाने होते हैं, तो दिस इज ए प्रोसेस ऑफ, दिस इज ए राइटिंग एज ए प्रोसेस। मतलब कि आपको उस प्रोसेस के अनुसार आपको सारी चीजें फॉलो करनी पड़ेगी, आपको बहुत सारे स्टेप्स होते हैं राइटिंग के, उसको फॉलो करने होंगे, उसके बाद आपको लिखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि राइटिंग इज ए टाइम टेकिंग प्रोसेस, दैट्स व्हाई राइटिंग इज ऑफन रेफर टू एज ए प्रोसेस। जो भी चीजें टाइम टेकिंग हो और जिसके स्टेप्स हो, कि एक स्टेप्स के बाद आप दूसरे स्टेप में जाएंगे, दूसरे स्टेप के बाद तीसरे स्टेप में जाएंगे, तो और आप किसी गाइडेंस के अंतर्गत, किसी कंट्रोलिंग अथॉरिटी के अंतर्गत आप उस चीजों को लिख रहे हैं, तो उसको बोलते हैं राइटिंग एज ए प्रोसेस। जैसे कि आप रिसर्च पेपर लिख रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं, किसी चीज पे नोट्स बना रहे हैं, वो सब राइटिंग एज ए प्रोसेस में आता है, ठीक है, जो कि गाइडेड एंड कंट्रोल राइटिंग है। तो आप यहाँ पर फिर देखेंगे कि इसके कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। क्योंकि प्रोसेस है तो टाइम टेकिंग होगा, एक ड्यूरेशन होगा, उसके अलावा उसके स्टेप्स होंगे। स्टेप का मतलब यही होता है कि यदि किसी भी प्रक्रिया में यदि 5 या 6 स्टेप है, तो यू कैन नेवर स्कीप अ सिंगल स्टेप। आप कभी भी किसी भी स्टेप को छोड़ के आगे नहीं बढ़ सकते हैं, आपको वो सारे स्टेप्स एक के बाद एक फॉलो करने पड़ेंगे, जस्ट लाइक लैडर्स। जैसे सीढ़ी है, तो आप एक सीढ़ी के बाद दूसरे सीढ़ी पे पैर रखेंगे ही आगे बढ़ने के लिए, आप उसको स्किप नहीं कर सकते, ठीक है, यदि आपको अच्छे से आगे बढ़ना है। तो इसलिए जब भी एक प्रोसेस की बात हो रही है तो वो स्टेप ओरिएंटेड होता है, उसमें स्टेप्स होते हैं और आपको उन सारे स्टेप्स को फॉलो करने होते हैं एक के बाद एक। तो राइटिंग एज ए प्रोसेस की बात हो रही है, जहां भी हम रिसर्च पेपर लिख रहे होते हैं, एस्से लिखते होते हैं, नोट्स बना रहे होते हैं, तो वो उसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। तो यहाँ पर एक फिगर में आपको दिख रहा होगा कि राइटिंग की जो प्रोसेस है, ठीक है, वो फर्स्ट है प्री राइट। मतलब आप लिखने से पहले जो आपका फेज होता है, किसी चीज को आप कॉपी पर उतार रहे हैं, किसी चीज को लिख रहे हैं एक्चुअल में, उससे पहले जो फेज होता है, आप जब भी किसी चीज को लिखते हैं तो आपके लिए, उसके लिए केवल आपकी हाथ और पेन और कॉपी कलम की आवश्यकता नहीं होती है। आप उससे पहले आपके दिमाग में वो सारी चीजें, वो मैटर्स, वो आइडियाज, वो सारी चीजें आती हैं, आप उसको वहां कनेक्ट करते हैं, फिर एक कनेक्टिविटी आपके दिमाग में पैदा होती है और उस कनेक्टिविटी के अनुसार आप आगे बढ़ के लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो प्री राइटिंग में अब क्या होता है, आप सोच लेते हैं, विचारते हैं किसी टॉपिक के बारे में जिस पर आपको ऐसे लिखना हो, किसी रिसर्च के बारे में जिसको आपको लिखना है, या फिर किसी नोट्स के बारे में किसी चीज पर आपको लिखने के लिए दिया जाए, तो आप पहले उसके लिए आप अपने अंदर एक कंसेप्ट बिल्डअप करने की कोशिश करते हैं, और विभिन्न तरह के जो विचार होते हैं, थॉट्स होते हैं, उसको कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं और उसको आपस में कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। फिर दूसरी जो है स्टेप आपको दिख रही होगी, वो होती है ड्राफ्टिंग की। तब आप क्या करते हैं, एक कच्चा प्रारूप बनाते हैं, जो भी चीजें आपके दिमाग में आती हैं उसको एक रफ, जिसको रफ वर्क बोलते हैं, रफ वर्क आप लिखते जाते हैं, ठीक है। जो आपके दिमाग में आइडियाज आए हैं, जो कनेक्टिविटी आती है, उसके अनुसार उसकी ड्राफ्ट तैयार करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ड्राफ्ट। एक रफ प्रारूप होता है, जो भी चीजें आपको लिखनी है उसका रफ वर्क होता है, ठीक है। फिर रफ करने के बाद आप उसको रिवाइज करते हैं, री मतलब फिर से, वाइज मतलब रीवर्किंग। आप जो चीजें आप लिख रहे हैं, लिख चुके होते हैं रफ में, उसको आप फिर से रिवर्क करते हैं, उसको आप फिर से पढ़ते हैं, और फिर कोशिश और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आपने जो चीज लिखा है वो कितना सही है, आपने आपने उसमें कितने फैक्ट्स डाले,
ठीक है। फिर दूसरा, वो आपस में अच्छी तरह से कनेक्टेड है या नहीं, किसी टॉपिक के बारे में जिसके बारे में आपको लिखना है उसको सही से रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं, आपने कैसा लिखा, ये सारी चीजें आपकी रिवीजन में आती हैं, ठीक है। और जब आप रिवीजन करते हैं तो आप फिर क्या करते हैं, जो भी चीज लिखी होती है उसकी एडिटिंग करते हैं। देयर इज डिफरेंस बिटवीन एडिटिंग एंड रिवीजन। रिवीजन में आप कंटेंट के बारे में देखते हैं कि कंटेंट हमने क्या डाला और आपस में जो उनकी कनेक्टिविटी है वो सही है या नहीं, ऑर्गेनाइजेशन सही है या नहीं। लेकिन एडिटिंग इज, उस एडिटिंग क्या होता है, उसमें आप स्पेलिंग मिस्टेक है या नहीं, ग्रामर मिस्टेक सही है नहीं, ये सारी चीजें आप देखने की कोशिश करते हैं। आवाज आ रही है? हेलो, कनेक्शन। यस मैम। यस मैम। हेलो, यस मैम। आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है? यस मैम। यस मैम। बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था क्या? नो मैम। आ रहा था ऊपर, ठीक है। तो एडिटिंग में होता है कि आप जो भी आप चीजें लिखे होती हैं उसकी आप स्पेलिंग चेक करते हैं, उसकी ग्रामर चेक करते हैं, फिर उसके बाद आप उसके पंक्चुएशन चेक करते हैं। नहीं दिख रहा था। अच्छा, वो आ रहा है, दिखेगा, दिख रहा है अभी? पूरा पूरा नहीं दिख। यहाँ तो दिख जी रहा मैम है, दिख रहा है। ठीक है। तो ये सारे प्रोसेस होते हैं, और जो ये सारे आप देख रहे हैं एक साइकिल में रिकर्सिव है। आप उसको जब भी किसी चीज को क्या करेंगे, आप एडिट करेंगे, एडिट के बाद उसको पब्लिश करेंगे, उसमें कुछ डिमेरिट हो गया तो आप फिर से रीराइट करने की कोशिश करेंगे, फिर आप ड्राफ्टिंग करेंगे, फिर रिवाइज करेंगे, फिर एडिटिंग करेंगे, फिर पब्लिशिंग करेंगे। लास्ट स्टेज इज व्हाट, पब्लिशिंग। जब आप एडिटिंग कर लिए होते हैं, रिवीजन कर लिए होते हैं, ड्राफ्टिंग कर लिए होते हैं, प्री राइटिंग कर लिए होते हैं, उसके बाद का स्टेप होता है पब्लिशिंग, जिसमें आप अपने जो रिटन रिपोर्ट है उसको आप क्या करते हैं, उसको पब्लिश करते हैं, उसको आप छापते हैं, लिखते हैं या फिर फाइनल सबमिट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं प्री राइट स्टेप है, दूसरा है ड्राफ्ट, तीसरा है रिवाइज, चौथा है एडिट और पांचवा है पब्लिश। तो अब हम आते हैं, जब हम प्री राइटिंग स्टेप जो आपको यहाँ साइकिल में दिख रहा है उसको यदि हम तोड़ने की कोशिश करेंगे तो उसमें भी 3 स्टेप होते हैं। फर्स्ट वन इज एनालाइजिंग द असाइनमेंट। जो भी आपको टॉपिक मिला है, जो भी आपको असाइनमेंट मिला है, चाहे वो एसे लिखने के लिए हो, चाहे वो लेटर लिखने के लिए हो, चाहे वो रिसर्च पेपर लिखने के लिए हो, चाहे वो नोट्स बनाने के लिए हो किसी पर्टिकुलर चीज पर, तो आप जो है उस असाइनमेंट को, उस टॉपिक को पहले एनालाइज करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं, उसके लिए कंसेप्ट बिल्डअप करने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में हमें करना क्या है, आपकी असाइनमेंट क्या है, उसको आप समझने की कोशिश करते हैं। जब आप समझ जाते हैं तब क्या करते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग मतलब क्या हुआ, जस्ट टू थिंक, आप केवल सोचने का काम करते हैं कि कोई टॉपिक यदि हमको मिल रहा है तो उसको हम किस तरह से सोचें, विचारों को एकत्रित करें, उससे रिलेटेड चीजों को, नॉलेज को, फैक्ट्स को, इंफॉर्मेशन को कैसे कलेक्ट करें अपने दिमाग में, सोच के अपने परिधि में दिमाग के लाएं ताकि उसको हम लिख सकें, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग, इसको और विस्तार से बताती हूँ, आगे है ऑर्गेनाइजिंग योर आइडियाज। और उसके बाद क्या करते हैं, आपके दिमाग में बहुत सारे विचार आते हैं, लेकिन विचार क्या होते हैं, इधर उधर होते हैं। आपको क्या होता है, ऑर्गेनाइज करना होता है, आपको एक प्रॉपर वे में कनेक्ट करना होता है उन थॉट्स को, उस विचारों को, ताकि आप उनको लिख सके। क्योंकि आपके दिमाग में यदि बहुत आइडियाज भी हैं, यदि वो अच्छे से कनेक्टेड नहीं है, एक एक तारतम्यता उसमें आप नहीं बैठाते हैं, तो आप चीजों को अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, आपको जो असाइनमेंट मिला है उसको आप अच्छे से नहीं कर सकते, ठीक है। तो पहले किन चीजों को लिखना है, बाद में किन चीज को लिखना है, किसको किस ग्रुप में डालना है, ये सारी प्रक्रिया होती है ऑर्गेनाइजेशन की। तो आप क्या करते हैं, अपने आइडियाज को ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है। तो ये तीनों स्टेप देख रहे होंगे, एनालाइजिंग द असाइनमेंट, ब्रेन स्टॉर्मिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग योर आइडियाज, ये तीनों प्री राइटिंग में आते हैं। प्री राइटिंग मतलब क्या हुआ,
बिफोर राइटिंग, जो आप एक्चुअल में लिख रहे थे उससे पहले आप कौन कौन सी प्रक्रिया करते हैं। तो चलिए अब आते हैं प्री राइटिंग। फर्स्ट स्टेप ऑफ राइटिंग एज अ प्रोसेस। प्री राइटिंग में क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग योर राइटिंग एट दिस स्टेज। आप इस स्टेज में विभिन्न तरह के क्वेश्चंस अपने दिमाग में उठाते हैं और उसका आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। जैसे व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय राइटिंग, जो मुझे लिखना है, जिस चीज पर लिखना है उसका उद्देश्य क्या है। हर किसी भी चीज में यदि आप कोई काम कर रहे होते हैं, कोई प्रोसेस है, कोई प्रक्रिया है, तो सबसे पहला जो आपका काम होता है वो उद्देश्य डिसाइड करना, पर्पस, एम, गोल डिसाइड करना कि हमारा उद्देश्य क्या है। तभी आपको डायरेक्शन मिलेगा, दिशा मिलेगी कि आप उस दिशा में आगे बढ़े। इसलिए फर्स्ट स्टेप इज व्हाट, जस्ट टू डिसाइड व्हाट इज द पर्पस ऑफ द प्रोसेस और व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय वर्क, ठीक है, या गोल क्या है। ये आपका फर्स्ट फेज होता है। तो जब आप राइटिंग करने जाते हैं तो सबसे पहले आपको, यदि आपको कोई टॉपिक मिला तो आपको सबसे पहले डिसाइड करना होता है कि हमारा उद्देश्य क्या है। दूसरा, हु इज द ऑडियंस ऑफ माय राइटिंग। आप कोई भी चीज लिख रहे हैं, आपकी कितनी कैपेसिटी है, कितनी कैपेबिलिटी है, कितना नॉलेज लेवल है। आपको अपने नॉलेज लेवल के अनुसार नहीं लिखना है, आपको जो ऑडियंस है, जो आपके पढ़ने वाले होंगे, वो लोग किस तरह के हैं। जैसे कि सेम राइटर यदि 4th क्लास की बुक लिख रहा हो और सेम राइटर यदि 10th क्लास की बुक लिख रहा हो, तो दोनों में अंतर होता है। राइटर का तो लेवल वही है, लेकिन वो ध्यान रखता है कि ऑडियंस कैसे हैं। तो आप जब कुछ भी लिखना हो तो उसके लिए आपको ये चीज जरूर सोचना पड़ेगा कि यदि हमें जो लिखना है वो क्या सामने वाले ऑडियंस समझ पाएंगे, उसको इस वे में रिप्रेजेंट करना ताकि वो ऑडियंस के अकॉर्डिंग हो, उसके अनुसार हो। तो इसको हम लोग ये क्वेश्चन करते हैं। फिर करते हैं व्हाट इज द टॉपिक ऑफ माय राइटिंग, मेरी राइटिंग का टॉपिक क्या होना चाहिए, टॉपिक क्या है उसका विश्लेषण करते हैं। व्हाट इंफॉर्मेशन डू आई नीड, और इसको लिखने के लिए हमको किस तरह के इंफॉर्मेशन और सूचनाएं इकट्ठी करनी है, सूचनाएं को जमा करना है। टू कलेक्ट फाइंड इन ऑर्डर टू डू माय राइटिंग, और उसके ऑर्डर्स क्या हैं, किस क्रम में हम उन सारे इंफॉर्मेशन को कनेक्ट करें। हाउ शुड आई स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज माई राइटिंग, और हम अपनी राइटिंग को कैसे ऑर्गेनाइज करें और कैसे उसकी स्ट्रक्चर बनाएं, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको ढूंढने हैं प्री राइटिंग फेज में, यानी आप किसी चीज के बारे में लिखना है उससे पहले आपको इन सारे क्वेश्चंस का दिमाग में आंसर ढूंढना है और उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है। तो फर्स्ट पेज इज व्हाट, प्री राइटिंग, ठीक है। Pre-writing literally means before writing, before one actually begin writing, need to do the following things। उसको बहुत सारे, इन सारी चीजों को, जब ये सारे क्वेश्चंस उसने दिमाग में किया, उसका आंसर जो भी उसने प्राप्त किया उसके अनुसार उसको विभिन्न कार्य करने हैं। चूज द टॉपिक टू राइट ऑन, उसको टॉपिक चूज करना है जिस पर लिखना है। ब्रेन स्टॉर्म और जनरेट आइडियाज फॉर योर टॉपिक्स। ब्रेन स्टॉर्मिंग इज द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग ओनली, आप केवल सोचते हैं, विचारते हैं और आइडिया जनरेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, उस टॉपिक के अकॉर्डिंग, उस टॉपिक पर कुछ लिखने के लिए। फोकस ऑन सेंट्रल आइडियाज, और आपको जो बहुत सारे आइडियाज आपके दिमाग में आएंगे, लेकिन जो सेंट्रल आइडिया है, जो आपका मेन आइडिया, उस पर फोकस करना है। जैसे कोई भी एक इंसिडेंट सपोज है तो उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन आपको मेन कारण पे यदि आप अच्छा लिखना चाह रहे हैं, तो बहुत लोग क्या होता है जो इरेलीवेंट होते हैं और जो कारण ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सब्सिडियरी है, उसको मेन फोकस करके उस पर सारी चीजें लिख देते हैं। लेकिन नहीं, आपको चूज करना है कि सेंट्रल आइडिया क्या है, जिस टॉपिक को हम लिख रहे हैं उसका मुख्य जो बिंदु है, केंद्र बिंदु, जिसके चारों ओर ये टॉपिक को रचा जा सकता है, वो क्या है। तो आपको फोकस ऑन सेंट्रल आइडियाज करने हैं, ठीक है। इसके स्टेज प्री राइटिंग में कौन कौन से होते हैं, एनालाइजिंग द असाइनमेंट। तो एनालाइजिंग में आप टॉपिक को एनालाइज करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, उद्देश्य को एनालाइज करते हैं, ऑडियंस के बारे में आप सोचते हैं कि ऑडियंस कैसे हैं। द प्रेजेंटेशन मेथड, आपको किस तरह से प्रस्तुत करना है अपने जानकारियों को, उसके बारे में सोचते हैं अकॉर्डिंग टू ऑडियंस। फिर द लेंथ, आपको कितना लंबा लिखना है, कितने वर्ड्स में लिखने हैं, कितने पेजेस में लिखने हैं, ये डिसाइड करना है।
तो एनालाइजिंग द असाइनमेंट जो होता है उसमें आप विभिन्न चीजों के बारे में डिसाइड करते हैं। ये प्री राइटिंग का फेज है। सेकेंड प्री राइटिंग का फेज है ब्रेन स्टॉर्मिंग। ठीक है, ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होता है कि लिस्टिंग ऑफ आइडियाज, आप अपने दिमाग में सोचते हैं, विचारते हैं और विभिन्न तरह के जो आइडियाज हैं उसकी लिस्ट बनाते हैं। ठीक है, सिंपल किसी भी कोई एक इंसिडेंट हो रहा है, जैसे सपोज पॉल्यूशन ही है, तो उसके कौन कौन से कारण हो सकते हैं, प्रदूषण के कौन कौन से, आपको यदि प्रदूषण पर निबंध लिखने के लिए दे दिया जाए, पॉल्यूशन पर निबंध लिखने के लिए दे दिया जाए, तो आपके दिमाग में सबसे पहले बहुत सारी चीजें आएंगी, इसके क्या कारण हो सकते हैं, कितने तरह के पॉल्यूशन हो सकते हैं, ये सारी चीजें को दिमाग में लाना ही ब्रेनस्टॉर्मिंग है। क्योंकि जब तक आपके दिमाग में नहीं आएगा, आपके पेज पे, कॉपी पे जिस पे आप लिखना है वो नहीं लिख सकते। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग बहुत ही जरूरी है आपको किसी चीज को लिखने के लिए, खासकर कंट्रोल एंड गाइडेड राइटिंग है तो आपको वो आइडियाज, वो थॉट्स कलेक्ट करने होते हैं, सोचने होते हैं कि आप क्या उसके बारे में सही से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग इज जस्ट थिंकिंग अबाउट द टॉपिक, थिंकिंग अबाउट द आइडियाज दैट इज रिलेटेड विद द टॉपिक। तो उसमें आप वो सारे आइडियाज को सोचते हैं, अपने दिमाग में लाते हैं। ठीक है, तो at this stage you should not be evaluating the usefulness of the ideas। आपके दिमाग में बहुत जितने भी आइडियाज आते हैं आपको सोचना है और उसको रफ पेज पे लिखना है। आपको उस समय ये नहीं सोचना है कि कौन सी आइडिया मेरे इसके लिए यूजफुल हो सकता है या नहीं, जितने भी आ रहे हैं आप सारा लिखिए। आप बाद में आपको छांटना है कि कौन यूजफुल है कौन नहीं। ठीक है, तो आप किसी टॉपिक के बारे में जितने भी आइडियाज आ रहे हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग के द्वारा आप अपने दिमाग को, ब्रेनस्टॉर्मिंग का यदि शाब्दिक अर्थ है तो दिमाग की कसरत, मतलब दिमाग पर बहुत ज्यादा जोर देते हैं और सोचने की कोशिश करते हैं, ज्यादा से ज्यादा आपको सूचनाएं मिल पाए, ज्यादा से ज्यादा आप उस चीज के बारे में सोच पाए, ये कोशिश करना ब्रेन स्टॉर्मिंग होता है। तो आप बहुत सारे लिस्ट बना लेते हैं आइडियाज का किसी टॉपिक के बारे में, तो ये हो गया ब्रेन स्टॉर्मिंग। थर्ड इसी में आता है फिर माइंड मैपिंग, इसको क्लस्टरिंग भी करते हैं। माइंड मैपिंग क्या है? माइंड मैप स्टार्ट्स विद अ सर्किल इन द मिडिल ऑफ पीस ऑफ पेपर। इसमें क्या होता है, सिंपली आप जान लीजिए कि आपने बहुत सारे आइडियाज लिए। अब मैप मतलब क्या होता है? कनेक्टिविटी। आप किसी चीज को, जैसे आप मैप ही देखते हैं, इंडिया के मैप देखते हैं, क्या होता है, आप विभिन्न तरह के प्लेस एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है, यही चीज है। तो मैपिंग मतलब क्या होता है, आपके दिमाग में जो चीजें हैं उसको विजुअलाइज करना, उसको कनेक्ट करना एक दूसरे से सही वे में ताकि रिप्रेजेंट हो सके। ठीक है, तो ये उसमें जो क्लस्टर्स होते हैं उसको एक दूसरे में अरेंज करना, मतलब सारे विचारों को आप अलग अलग छांट के एक दूसरे साथ, जो एक से जुड़े हुए हैं उसको एक में रखते हैं, जो दूसरे ग्रुप में उसको दूसरे ग्रुप में रखते हैं, फिर उन सारे को एक दूसरे से अच्छे वे में कनेक्ट करना ही माइंड मैपिंग है। A mind map starts with a circle in the middle of piece of paper. The first step is to write the topic inside the circle. Then start by adding ideas you associate with this topic around the circle। यही है कि आप मेन सर्किल एक बनाते हैं, गोला बनाते हैं, उसमें आप मेन आइडियाज को रखते हैं। उसके बाद चारों ओर आप छोटे छोटे सर्किल, एक तरह तरीका हो सकता है, चारों ओर आप छोटा छोटा सर्किल रखते हैं और फिर आप उसको एक दूसरे से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको फिगर में दिया हुआ है एक समझने के लिए, कि जैसे आपको टॉपिक मिला व्हाई टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन, एनवायरनमेंट का संरक्षण, पर्यावरण का संरक्षण क्यों जरूरी है। तो आपके दिमाग में बातें जो भी आएंगी, बहुत सारे आइडियाज आएंगे, तो देखिए यहाँ पर क्या है, कनेक्शन बैठाने की कोशिश की गई है। ठीक है, कि क्यों जरूरी है, तो वाटर में आ गया, ठीक है, एयर में आ गया, लैंड में आ गया। तो वाटर से रिलेटेड कौन कौन चीजें हैं, ये फिर इससे कनेक्टेड है। फिर लैंड से रिलेटेड कौन कौन सी चीजें हैं, ये कनेक्टेड है। फिर आपको एयर से रिलेटेड कौन कौन सी चीजें हैं, ये कनेक्टेड है। फिर ये सारी चीजें जो पर्यावरण के से रिलेटेड हैं, वो सारी चीजें हैं कि बैलेंस्ड इकोसिस्टम, प्रोवाइड फूड, रिस्क मतलब एक्सटिंक्शन का जो रिस्क होता है कि पर्यावरण यदि संरक्षित नहीं होगा तो बहुत सारे जानवर क्या होंगे, विलुप्त हो जाएंगे। वो सारे रिस्क एक तरफ आ गए। फिर वाटर की संरक्षित करना जरूरी है, पर्यावरण का एक हिस्सा है। तो वाटर क्यों होना चाहिए, पानी पीने के लिए चाहिए, नहाने के लिए चाहिए, और हमको रिवर और ये जो भी लेक्स है उसको साफ रखना चाहिए। तो ये सारे आइडियाज क्या है, वाटर से रिलेटेड है।
तो इस तरह से हम अपने दिमाग में एक मैप बनाते हैं किसी चीज को लिखने से पहले, या फिर इसको कॉपी पर रफ में भी लिख सकते हैं, ताकि हमको जब किसी टॉपिक के बारे में लिखना हो तो आसानी हो कि हमको कौन कौन से बिंदु पे बात करने, कौन कौन से पॉइंट्स के बारे में लिखने हैं। मैपिंग देखिए, विजुअल मैप और डायग्राम दैट शोज रिलेशंस अमंग आइडियाज। आपके आइडियाज में क्या रिलेशन है ये शो करना। बिगिन विथ योर टॉपिक, मेन आइडियाज से टॉपिक से शुरू हो रहा है कि व्हाई प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, और फिर चारों ओर क्लस्टरिंग हो रही है, देख रहे हैं आप आइडियाज की, तो वो आपकी मैपिंग होती है। तो फर्स्ट आपका खत्म हुआ प्री राइटिंग। इसमें कौन कौन से स्टेज थे कि उसमें आपका कौन कौन सा स्टेप था कि एनालाइजिंग द असाइनमेंट, सेकेंड ब्रेनस्टॉर्मिंग और माइंड मैपिंग, और ये सारे आपके आ गए जिसमें प्री राइटिंग में। अब आप एक्चुअल राइटिंग करने जा रहे हैं, तो एक्चुअल राइटिंग जब आप करने जा रहे होते हैं तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल ही आप फाइनल पेपर तैयार नहीं करते। आप क्या करते हैं, पहले एक ड्राफ्ट पेपर तैयार करते हैं, जो कि आप फॉर्मल आउटलाइन होता है, जो जो विचार आपके दिमाग में आए ब्रेनस्टॉर्मिंग और माइंड मैपिंग का द्वारा, और आप उसको एक कच्चा प्रारूप होता है जिसको आप कॉपी पे लिखने की कोशिश करते हैं। द प्रोसेस ऑफ राइटिंग योर फर्स्ट वर्जन, ये आपका फर्स्ट वर्जन होता है जब आप लिख रहे होते हैं एक्चुअल में सारी चीजें कनेक्ट करने के बाद। एट दिस स्टेज आस्क योरसेल्फ, और इस स्टेज में आप पूछते हैं, am I staying on topic and following the outline that I created, मतलब क्या मैं इस टॉपिक से जुड़ा हुआ हूँ, मैं टॉपिक से स्टिक हूँ। ऐसा तो नहीं कि जो भी चीजें मैं लिख रहा हूँ वो टॉपिक से बाहर जा रही हैं, जैसे वाई टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट है, इस चीज पर लिखना है, तो ऐसा तो नहीं कि मैं बहुत सारी इररिलेवेंट जो इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है उसको मैं लिख रहा हूँ। तो इन चीजों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना है, ठीक है। फिर एम आई इंक्लूडिंग ऑल ऑफ द इंफॉर्मेशन आई नीड टू इंक्लूड, क्या मैं सारे इंफॉर्मेशन सूचनाओं को जोड़ पाया हूँ, इकट्ठा कर पाया हूँ जो जो चीजें जरूरी हैं। फिर एम आई फॉलोइंग द फॉर्मेटिंग रूल्स, और जो रूल्स है फॉर्मेटिंग के कि वर्ड्स काउंट कितने होने चाहिए और कितने पैराग्राफ होना चाहिए, कितना पेज में होना चाहिए, सारी चीजें क्या फॉलो कर रहे हैं, तो ये होता है ड्राफ्टिंग में। तो इसमें क्या होता है फाइनल, अब उसके बाद क्या होता है कि final stage in pre-writing and a great tool to prepare for the rough draft for your essay। आप rough draft तैयार करते हैं, good for students who are very organized, और जो ऑर्गेनाइज्ड वे में उसको लिखने की कोशिश करते हैं। मोस्ट यूजफुल फॉर ऑर्गेनाइजिंग लॉन्गर एसे, स्पेशली रिसर्च पेपर। आप बिना ड्राफ्टिंग के बिना फॉर्मल आउटलाइन के आपको बहुत लंबा किसी चीज पर लिखना है, एसे लिखना है या फिर रिसर्च पेपर तैयार करना है, तो आप नहीं कर सकते। तो बहुत फॉर्मल आउटलाइन या फिर जो ड्राफ्ट है वो बहुत जरूरी होता है जब आपको बहुत लंबी चीजें लिखनी है, बहुत लंबे ज्यादा वर्ड्स की चीजें लिखनी है, और तो आपके लिए जरूरी होता है यूजफुल सेंटेंसेज एंड आइडियाज। और आपको ऐसा नहीं कि फॉर्मेटिंग के चक्कर में आप सेंटेंस को हाफ हाफ काट के लिख रहे हैं और आइडियाज को खंडित कर रहे हैं। आपकी आइडियाज और सेंटेंसेज पूरी होनी चाहिए जो भी आप उसमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं या लिख रहे हैं। तो इट इज फॉर्मल आउटलाइन, इसमें एक कच्चा प्रारूप तैयार करते हैं आप जो भी लिखना है आपको। देन इज द फेज ऑफ ड्राफ्टिंग, आपको था वो फाइनल ड्राफ्ट तैयार करते हैं आप, ठीक है। ड्राफ्टिंग इज व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग डाउन आइडियाज, यू मेक अ स्केच ऑफ व्हाट यू वांट टू राइट अबाउट। ड्राफ्टिंग कैन इवन बी एन इनफॉर्मल आउटलाइन, ठीक है। मतलब आप वही कच्चा प्रारूप ड्राफ्टिंग तैयार करते हैं, तो उस समय आपको क्या क्या चीजों पर ध्यान देनी है कि डोंट वरी अबाउट राइटिंग द परफेक्ट पेपर फॉर द फर्स्ट टाइम। आप फर्स्ट टाइम में परफेक्ट पेपर नहीं लिख सकते, इसलिए आपको इस पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना है कि मेरी परफेक्शन हर चीज में, चाहे वो कंटेंट में हो चाहे ऑर्गेनाइजेशन में हो, एकदम परफेक्ट होना चाहिए, ठीक है। इस चीज को पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। फिर your goal in writing a rough draft is to develop and support the ideas listed in your outline। और इसका आपका गोल जो होता है ड्राफ्टिंग का यही होता है कि आपने जो आउटलाइन या जो आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग और माइंड मैपिंग के द्वारा जो आइडियाज आपने इकट्ठा किए उसको आप कैसे उसमें इंक्लूड कर पा रहे हैं, ठीक है। डोंट फोकस ऑन स्पेलिंग एंड ग्रामर, यू कैन चेक दिस लेटर। आपको उस समय जब आप ड्राफ्टिंग कर रहे होते हैं तो आपको स्पेलिंग और ग्रामर पे फोकस नहीं करना है, क्योंकि उसके लिए आप एडिटिंग करने का अलग फेज है। तो उस टाइम पे यदि आप
ग्रामर और स्पेलिंग पे ज्यादा फोकस हो जाएंगे तो कंटेंट और ऑर्गेनाइजेशन पे आप फोकस नहीं हो पाएंगे। तो आपको मेनली कंटेंट पे और ऑर्गेनाइजेशन पे फोकस होना है, ठीक है। फिर रिवाइजिंग, रिवाइजिंग में क्या होता है कि आप रीवर्किंग, आपकी जो भी आपने काम किया उसको फिर से पढ़ने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद आप ये विभिन्न तरह के क्वेश्चन पूछते हैं अपने आप से, इज माई राइटिंग फॉर पीपुल टू फॉलो अंडरस्टूड, क्या मैं उन लोगों के लिए जिनके लिए लिख रहा हूँ वो उसको फॉलो कर सकते हैं, समझ सकते हैं या नहीं, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स तो नहीं है, ताकि वो लोग अंडरस्टैंड ना कर पाए। इसलिए आपके लिए जब भी आप कोई चीज लिखते हैं तो दूसरों के लिए लिखते हैं, तो आपको ये ज्यादा जरूरी है अपने आइडियाज थॉट को उसमें लिखने से पहले कि सामने वाले किस तरह से उसको समझ पाए, ठीक है। इज माई राइटिंग इंटरेस्टिंग, और आपका मेन फोकस होना चाहिए कि अपनी राइटिंग को इंटरेस्टिंग बनाना, ताकि जो है वो इंटरेस्टेड होके बाकी जो लर्नर्स हैं उसको पढ़ के सीख सके। डिड आई मेट माई गोल, क्या मैंने जो हमारे उद्देश्य पहले डिसाइड किया था प्री राइटिंग फेज में, क्या मैंने उसको प्राप्त किया। आर देयर एनी अननेसेसरी पार्ट्स, क्या हमारे जो ड्राफ्ट्स है इसमें जो जो कच्चा प्रारूप हमने तैयार किया है, क्या उसमें कुछ अननेसेसरी चीजें तो नहीं डालती, इरेलीवेंट चीजें तो नहीं डालती। आर देयर एनी रिपीटेटिव पार्ट्स, क्या इसमें कुछ ऐसी चीजें डाल दी जो बार बार रिपीट हो रही है, रिपीटेड है। तो इन सारी चीजों को हम रिवीजन करते हैं। तो मेनली इसमें क्या करते हैं, कंटेंट का और ऑर्गेनाइजेशन का, इन चीजों को देखते हैं। Revising is when you go over the paper and look for grammar or punctuation error. Revising is when you work on word choice and you get rid of all of those pronouns like it and there. उसमें आप words के बारे में भी देखते हैं कि कौन कौन से words हमने सही रखे हैं, कौन कौन से गलत रखे हैं, ग्रामर सही है नहीं, पंक्चुएशन सही है नहीं। तो इन सारी चीजों को आप देखते हैं। तो आपके कंटेंट एडिक्वेट हैं, आपका ऑर्गेनाइजेशन सही, ये दो मेन फोकस होता है रिवीजन करने का, ठीक है। एडिटिंग क्या होता है, आप जब रिवीजन कर लेते हैं एडिटिंग में क्या करते हैं आप, जहां भी स्पेलिंग मिस्टेक है, जहां भी आपको स्पेलिंग की करेक्शन चाहिए, जहां भी आपको फॉर्मेटिंग में करेक्शन चाहिए, जहां में आप राइटिंग में करेक्शन चाहिए, उन सारी चीजों को आप करेक्ट करते हैं एडिटिंग के द्वारा, ठीक है। तो एडिटिंग का मेन यही होता है कि आपका ग्रामर सही होना चाहिए, आपकी पंक्चुएशन सही होनी चाहिए, आपके स्पेलिंग एरर्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। बाकी आप उस टाइम में कंटेंट में और ऑर्गेनाइजेशन में कोई छेड़छाड़ नहीं करते, ठीक है। अब है फाइनल ड्राफ्ट पब्लिश। आप उन चीजों को पूरी तरह से देख लिए थे, सारे फेजेस हो गए, तो लास्ट फेज आपके एडिटिंग के बाद आती है। इसमें क्या होती है कि आपने the process of deciding that your final copy is finished and ready for audience to read। आपने फाइनल कॉपी तैयार किया, आपने उसको एडिट कर लिया, आपने उसकी रिवीजन की, और आपने श्योर कर लिए कि आपने जो उद्देश्य था लिखने का वो आपने पूरा किया, और आपकी फॉर्मेटिंग सही है, आप अब जो गाइडेंस मिला है उसके अकॉर्डिंग आपने काम किया है। तो जितने पेजेज होने चाहिए या फिर जितने वर्ड्स लिमिट है उसके अंतर्गत है, ये सारी चीजें श्योर करने के बाद, इस सारी चीजों की श्योरिटी करने के बाद आप क्या करते हैं, उसको फाइनली अप्रूव करते हैं, ठीक है, ऑडियंस के लिए, ताकि वो उनको पढ़ सके। तो ये आपका जो है वो आपकी राइटिंग एज अ प्रोसेस, आपने आज जो पढ़ा राइटिंग एज अ प्रोसेस, जिसमें कई बार आपको इसमें शॉर्ट पे लिखने आ जाता है कि ब्रेन स्टॉर्मिंग। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग यदि यहाँ पे बात किया जाए तो यहाँ पर क्या है कि राइटिंग एज अ प्रोसेस में आता है कि आप ज्यादा से ज्यादा अपने दिमाग पे जोर देते हैं, सोचते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, ताकि आप जो है बहुत सारे आइडियाज को थिंक कर सके और उसको आप उस टॉपिक से रिलेटेड उस टॉपिक को बहुत ज्यादा कंटेंट दे पाए, ठीक है। तो इस तरह से आपने पढ़ा, इसमें जो स्टेप्स थे प्री राइटिंग, ड्राफ्टिंग, रिवीजन, एडिटिंग और पब्लिशिंग। तो प्री राइटिंग में आता है कि आप एनालाइज करते हैं असाइनमेंट को, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, फिर आप माइंड मैपिंग करते हैं, फिर आप क्या करते हैं, दूसरा स्टेप आता है राइटिंग ऑफ ड्राफ्ट। आप कच्चा प्रारूप तैयार करते हैं जिसमें आप जो माइंड मैपिंग और जो ब्रेनस्टॉर्मिंग की तरह जो आइडियाज आया उसको आप सही तरह से ऑर्गेनाइज करके उस कंटेंट को
आप अपने अपने राइटिंग में समाहित करने की कोशिश करते हैं, इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। फिर ठीक है, फिर उसके बाद आप उसकी रिवीजन करते हैं कि आपने सही तरह से काम किया या नहीं, आपने कहीं रिपीटेशन तो नहीं है, आपने कहीं टॉपिक से हटकर कुछ तो नहीं लिख दिया जो इरेलीवेंट है, किसी चीज को बार बार तो नहीं लिख दिया। तो बहुत सारी चीजें हम चेक करते हैं। क्या हमने जो कंटेंट, जो माइंड मैपिंग और के द्वारा जो इन्वेस्टिंग की थी, ब्रेनस्टॉर्मिंग के द्वारा, वो क्या सारे टॉपिक्स हम उसमें डाल पाए हैं कि नहीं, सारे टॉपिक्स की कनेक्टिविटी सही है कि नहीं, ये सारी चीजें हम रिवाइज करते हैं। उसके बाद एडिटिंग करते हैं, जो कि मेनली स्पेलिंग मिस्टेक्स, ग्रामेटिकल एरर्स, या फिर ऐसे वर्ड जो बार बार रिपीटेड हैं, वो सारी को ऑमिट करने का काम होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपकी हो गई राइटिंग एज अ प्रोसेस। इसका जो पीडीएफ है मैंने शेयर कर दिया अभी। ठीक है, आप लोग के चैनल में पहुंच गया होगा। मैम चली गई हैं।